Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair lecture, that is current affair of Vision IAS October month magazine, and we will be covering the international relation part today. So let's start with our very first news, that is about India China agreement. तो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो समझना कि जो इंडिया और चाइना है वहाँ उनके बीच में डिस्प्यूटेड रीजन्स क्या क्या है। अब ये जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास लाई करते हैं, देन लद्दाख के आसपास लाई करते हैं, और तो यहाँ पर ये जो सिक्किम वाला पोर्शन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पर भी हमारा लाई करता है। तो ये सब इसमें हम कवर करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कौन कौन से जो रीज़न है लद्दाख वाले रीजन में वो डिस्प्यूटेड रहते हैं। तो आप इधर देखोगे ये गलवान वैली है, इधर ऊपर गलवान वैली से ऊपर देवसांग प्लेन दिखाया है इन्होंने। ये मैप आप प्री में भी यूज़ कर प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेंस में भी ये हमारे लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो लेक है, यहाँ पर हमें जो है डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं चाइना के साथ। देमचोक वाला है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। तो ये सारे कुछ एक पोर्शंस हैं। अब चाइना और इंडिया कैसे कैसे क्लेम करते हैं अपनी अपनी टेरिटरी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नाकुला जो है नॉर्थ सिक्किम में और गलवान जो है लद्दाख में, यहाँ पर हमें कुछ एक डिस्प्यूट देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। कमिंग टू इंडिया चाइना की ये इंट्रो बेसिकली बनाने में हेल्प करती है किसी भी क्वेश्चन का, कि अगर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट हमें बताना है कि कहाँ पर रिसेंट में चाइना के साथ हमें डिस्प्यूट देखने को मिले, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कमिंग टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, तो हमारी कोई भी म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ये बस हमने ड्रॉ कर रखी है ऐसे ही। सॉरी। तो अभी होगा क्या कि जो इंडिया चाइना बाउंड्री है वो 3 सेक्टर में हम उसे डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में, मिडल सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। अब इधर देखोगे आप, ये जो आती है हमारी, ये वाली आ जाती है हमारी ईस्टर्न सेक्टर में, ये हमारा मिडल सेक्टर एंड ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न सेक्टर। तो अब होता क्या है कि जो ये वेस्टर्न सेक्टर वाला पोर्शन है यहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है ये चाइना का है, और इंडिया क्लेम करता है ये अक्साई चीन हमारा इंडिया में लगता है। तो 2 लाइन बन जाती हैं। जो ये बाहर वाली लाइन है, ये वाली लाइन प्रपोज की थी ब्रिटिश ने, इसे हम बोलते हैं जॉनसन लाइन, ये अक्साई चीन को इंडिया में ले आती है। वहीं जो हमारा चाइना है वो क्लेम करता है मैकडोनल्ड लाइन, ये हमारी मैकडोनल्ड लाइन हो जाएगी। और सॉरी, अब ठीक होगा, ये वाली जो है अंदर वाली ये हमारी मैकडोनल्ड लाइन हो जाएगी, ये अक्साई चीन को ले जाती है चाइना के पार्ट में। तो इतना आप समझोगे यहाँ पर, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली 2 लाइन है हमारे पास, जॉनसन लाइन अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बनाती है, मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बनाती है। उसके बाद आते हैं मिडल सेक्टर पर। मिडल सेक्टर सॉरी इधर से नहीं, मिडल सेक्टर इधर से है, ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है। तो मिडल सेक्टर में क्या होगा कि जो ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल वाला रीजन है, यहाँ पर हमें इतना सारा डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलता है। ये बेसिकली क्लियर है कि हाँ कौन सी बाउंड्री किधर है। देन आ जाता है हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला एरिया, ये पूरा ईस्टर्न बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या डिस्प्यूट है, बेसिकली रिसेंट में चाइना ने यहाँ पर जो ये डोकलाम वाला रीजन है यहाँ पर भूटान से कुछ लैंड स्वैप एग्रीमेंट करने का ट्राई किया है। उससे होगा क्या, ये इंडिया का यहाँ पर आपको पता होगा सिक्किम में पड़ता है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एकमात्र ऐसा कॉरिडोर है जो हमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी देता है। तो ये एक ऐसा पोर्शन होगा जो चाइना के अंडर में आ जाएगा, इन द सेंस कि चाइना उस पर नज़र रख पाएगा। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो इसलिए ये हमारा इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ईस्टर्न सेक्टर है, वहाँ पर हमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में देखने को मिलते हैं। चाइना क्लेम करता है ये अरुणाचल प्रदेश वाला पूरा पोर्शन तिब्बत में आता है, वहीं इंडिया क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। ये वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन। तो इतना आप समझोगे। शिमला कन्वेंशन के अंडर में जो चाइना, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत है उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा पार्ट आ जाएगा, इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि अब जो ये यहाँ पर जो है क्लेम कैसे करता है चाइना कि एक तो कि ये जो टेरिटोरी है ये टेरिटरी है ये इसके अंडर में आती है, तिब्बत के अंडर में। दूसरा कि यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है तवांग मोनेस्ट्री, तो वो क्लेम करता है चाइना कि जो तवांग मोनेस्ट्री है उसके हिस्टोरिकल टाइज हैं, उसके
उसके जो टाइज हैं वो लासा मोनेस्ट्री के साथ हैं। तो उसके बेस पर जो कि तिब्बत में है, उसके बेस पर जो चाइना है वो क्लेम करता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रीड करके निकलोगे कि ताकि आपको डाइस्प्यूट का अंदाज़ा रहे कि कहाँ पर क्या चल रहा है। अब ये जो टाइमलाइन इन्होंने दे रखी है कि 1993 में हमारा एग्रीमेंट हुआ, देन उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये आप एक बार रीड करोगे और इसे छोड़ दोगे। इतना सा मुझे तो लगा नहीं इम्पोर्टेंट, याद भी नहीं रहेगा। तो एक बार रीड करके आइडिया हो जाए, बेसिक आइडिया लेकर छोड़ दोगे कि जैसे 1993 में हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद 96 में हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, उसके बाद 2001 में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू करोगे। कमिंग टू एरियाज ऑफ कंसर्न, इंडिया और चाइना के बीच में और कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत हाई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए हमें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वहीं जो हमारे फार्मा एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके इंपोर्ट के लिए हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड जो ब्रह्मपुत्र रिवर स्पेशली वहाँ पर हमें जो डाइस्प्यूट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो हमारे लिए कंसर्न बने हुए हैं। अभी तो एक नया आ गया है रशिया चाइना वाला जो अलाइनमेंट है, उसे भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो एलएसी के पास हमारे स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं, उनको लेकर हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अभी आपने ये देखा होगा कि जो पैंगोंग से लेकर उसके पास जो है चाइना ने एक 400 मीटर का ब्रिज बनाया था, जो पैंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अलावा हमें इंडियन ओशियन रीजन में हमें देखने को मिलता है डाइस्प्यूट कि वहाँ पर जो है जो चाइना है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसे यूज़ कर कर जो जितने भी वहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन्हें अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है और 9 डैश लाइन क्लेम करता है। ये सारी चीज़ें आप आगे कवर करते रहोगे, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा नॉन रेसिप्रोसिटी का क्या है कि जो इंडिया है वो रिकॉग्नाइज करता है वन चाइना पॉलिसी, यानी वो जो ताइवान है उसे कहीं ना कहीं चाइना का पार्ट मानता है, लेकिन जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट चाइना करता नहीं है। ये कैसे हमें पता लगता है कि जो चाइना का CPEC दैट इज़ द पार्ट ऑफ BRI इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है इंडिया की सोवरेनिटी को। तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन हमने डिस्कस कर लिया। कमिंग टू रीजंस कि चाइना की जो असर्टिवनेस है LAC कह लो, उसके रीजंस क्या क्या हैं। तो इंडिया जो है इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की तरह उभर रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं जो चाइना है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, इंडिया भी बनना चाहता है। तो वहाँ पर हमें एक जो हॉट इश्यू है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया ने BRI रिजेक्ट कर दिया और ऐसा करने वाला इंडिया एकमात्र साउथ एशियन कंट्री था। अब ये चीज़ आप याद रख सकते हो क्योंकि थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। इसके अलावा जो बॉर्डर डाइस्प्यूट है वो हमारे चलते रहते हैं। इंडिया एज ए रीजनल डेमोक्रेटिक पावर की डेमोक्रेटिक पावर के तौर पर जो है इंडिया वो उभर रहा है। इसके अलावा इंडिया सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स देता है अपने नेबर कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। अभी हमने देखा था रिसेंट में नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलके हमने इंटरनेशनल लेवल का जो इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट है वो हमने किया है। तो इस तरीके से जो इंडिया है वो कोऑपरेट करता है। वहीं जो चाइना है वो अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी का यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल जैसे BRI इनिशिएटिव होगा कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उस कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फंसाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है। इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना चाहता है। सेम चीज़ों को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। बेसिकली आप ये समझोगे कि जो इंडियन ओशियन रीजन है और इसके अलावा जो हमारा ये वाला जो एरिया है सारा साउथ एशिया का, तो यहाँ पर जो है चाइना भी अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसे रखना चाहता है, इंडिया भी रखना चाहता है। तो इसलिए जो हमें यहाँ पर है डाइस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं इंडिया चाइना में बार बार। इसके अलावा भूटान फैक्टर है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके कि वहाँ पर जो सिक्किम वाला एरिया है और जो जो डोकलाम वाला एरिया है वहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लैंड स्वैप एग्रीमेंट करने के लिए प्रपोज कर रहा है चाइना भूटान को। बेसिकली भूटान में चाइना प्रपोज कर रहा है, लेकिन वो इतना नज़दीक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कि वहाँ पर इंडिया के जो हैं डाइस्प्यूट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप समझोगे। इसके अलावा
अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा क्लोजेस्ट लोकेशन है, जहाँ से हम चाइना को मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे लगा सकते हैं अपना। तो इसलिए जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है कि अगर इन फ्यूचर कभी कन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तिब्बत फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो तवांग है जो अरुणाचल प्रदेश का, वो बुद्धिज़्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। तो वो कल्चरल टाइज हमारे प्रोवाइड करता है बाकी की जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ। तो वहाँ पर हमें डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये मेंशन कर रखा है इन्होंने कि जो चाइना है उसे ये डर रहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो ये एथनिक ग्रुप्स हैं वो इन फ्यूचर कहीं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट ना क्रिएट कर दें बीजिंग में। तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा सीनोसेंट्रिज्म क्या है? सीनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये है कि जो चाइना है वो सिविलाइज सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, और बाकी लोगों को उन्हें सिविलाइज्ड करना है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। BRI इनिशिएटिव है कि ताकि हम पूरे जो चाइना है वो अपने ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उन्हें एक्सपेंड कर सके, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में रोड्स बनाएंगे, और वो सारा जो बेसिकली कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इतना आप समझोगे। BRI पूरा एक अलग टॉपिक आ जाएगा कभी ना कभी न्यूज़ में, या पीछे हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके होंगे। इसके अलावा इंडिया जो है वो क्वाड में कोऑपरेशन करता है US जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये हमें पता है। ग्रे जोन वॉरफेयर की हमने बात की थी ऑलरेडी हमारे डेली करंट अफेयर लेक्चर में कि ग्रे जोन वॉरफेयर बेसिकली है क्या, कि जब हम हमारी जो कन्वेंशनल वॉर की टेक्निक्स हैं जैसे मिलिट्री वॉर होता है, उसके अलावा जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में आपने देखा होगा पेजर अटैक किया था इसराइल ने। तो वो जो अटैक था तो वहाँ पर हमें ये ग्रे जोन वॉरफेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेस या फिर साइबर सिक्योरिटी में हम वॉरफेयर क्रिएट करें तो वो ग्रे जोन वॉरफेयर में आ जाता है। सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? अब ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे आंसर में यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे क्रेडिबिलिटी आती है कि हाँ हमने वर्ड पढ़ रखा है। तो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली, कि धीरे धीरे टेरिटरी लोगे आप, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना एक्सपेंशन करते जाओगे। कोई भी कंट्री है जैसे चाइना करता है, कि जैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले क्लेम भी कर रहे थे कि चाइना ने कुछ पोर्शन जो है हमारा लद्दाख वाले रीजन में वो अपनी तरफ ले लिया है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और पढ़ेंगे चाइना की, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है कि जब आप अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का यूज़ करके किसी भी जो पार्ट है किसी भी कंट्री है उसके ऊपर उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हो, जैसे चाइना ताइवान को करने की कोशिश करता है। वी विल बी कवरिंग इट मे बी इन शॉर्ट्स, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो देखते हैं अभी आगे। कमिंग टू अ नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो आप याद रखोगे कि हम जो हमारे स्टैंड ऑफ हो रहे हैं वो किस रीजन को लेकर हो रहे हैं, मैपिंग आप याद रखोगे। इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ पर जो है चाइना के साथ डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। कमिंग टू आर इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। अब इंडिया मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया था डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये आप याद रखोगे कि हमारा जो मालदीव्स के साथ है वो एक एग्रीमेंट है, वो पार्टनरशिप है मैरीटाइम में और इकोनॉमी में। यहाँ पर हमें पार्टनरशिप देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो हम मालदीव्स के साथ प्लान कर रहे हैं, जो कि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, जिससे हमारे ट्रेड रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा है, ये आप याद रखोगे मालदीव्स के साथ। लोकल करेंसीज़ में हम जो है ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो डॉलर को इग्नोर करके हम लोकल करेंसीज़ को लेकर आ रहे हैं। रुपे कार्ड जो है वो मालदीव्स में उसका जो यूज़ है वो एनहेंस करने की बात की जा रही है, जिससे टूरिस्ट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जन औषधि केंद्रास खोले जाएंगे। ये पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंडिया जो है अपने जन औषधि केंद्र एस्टेब्लिश करेगा, जो कि हेल्थ कोऑपरेशन को दिखाते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है जहाँ पर क्या होगा, पहले से डिसाइड एक रेट पर दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो
अपनी करेंसीज एक्सचेंज करेंगी और उसके बाद में एक पर्टिकुलर डिटरमाइंड रेट पर जो पहले ही डिसाइड कर दी गई होगी उस पर री एक्सचेंज करेंगे। तो ये बेसिकली हेल्प करेगा उन्हें अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे डील करने में, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। इसके अलावा एक न्यू कमर्शियल पोर्ट जो है थिलाफुशी में वो बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी हमारा जो इंडिया है कोऑपरेट कर रहा है मालदीव्स के साथ। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि मालदीव्स में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था। वो विजिट किस लिए था? बेसिकली आपने सुना होगा कि जो मालदीव्स की जो जनता थी वो काफ़ी इंडिया अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, काफ़ी इंडिया अगेंस्ट जा रही थी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उनकी पॉलिटिक्स में वो बढ़ रहा है, तो वो इंडिया को कहीं ना कहीं बाइकआउट कर रहे थे। तो तब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट लिया था। इसके अलावा जो मालदीव्स है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। सागर इनिशिएटिव है, वहाँ पर भी हम मालदीव्स के साथ कोऑपरेट करते दिखाई देते हैं। स्ट्रेटेजिक है क्योंकि मालदीव्स जो है वो हमारे लिए 2-3 चौक पॉइंट्स से पहले पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आ जाता है। अब अगर आप इधर से देखोगे तो ये हमारा मालदीव्स हो गया। इधर से अगर हम देखते हैं तो हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाएगा। इधर की ओर अगर जाएंगे तो हमारे दो आते हैं, दैट इज़ एक तो आ जाएगा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि हमारा किस किस के बीच में होगा, सॉरी, हमारा गल्फ, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में होगा। एंड देन गल्फ ऑफ एडन हो जाता है हमारा, जो कि रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये हमारा बेसिकली पड़ता है यमन और जिबूती के बीच में। तो ये एक बार आप कवर करोगे, ये सारी चीज़ें आगे कवर होंगी जब ये वाला एरिया न्यूज़ में रहता ही है, यमन वाला भी, तो ये भी वहाँ पर कवर हो जाएगा। कमिंग टू जो जियो इकोनॉमिक्स है कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ से हमारा बहुत सारा एनर्जी इंपोर्ट होता है, हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है, वो भी मालदीव्स जो है वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखोगे। सिक्योरिटी जो है चाइना को बैलेंस करने में, बेसिकली ये जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये जितना भी पोर्शन है हमारा, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, वो सारा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना को बैलेंस करने की नज़र से। तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म, पायरेसी, क्योंकि जो मालदीव्स है वहाँ से हमें बहुत सारा जो है ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो है, अगर हम उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं तो ये हमें वहीं उसे मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा डायस्पोरा जो है वो मालदीव्स में हमारा बहुत सारा है। डायस्पोरा पे ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार लास्ट 10 ईयर्स में, तो आप एक बार इसे अच्छे से कवर करते चलोगे। फॉर एग्जांपल हम आगे कवर करेंगे कि जो कनाडा है वहाँ पर 3% इंडियन डायस्पोरा हमें देखने को मिलता है। तो वो हमें बताता है कि वेस्ट में जो है कितना सारा इन्फ्लुएंस रहता है इंडियन डायस्पोरा का। कमिंग टू चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो चाइना को बैलेंस करना है कि चाहे चाइना है उसका BRI इनिशिएटिव है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन हो सकता है कि जो मालदीव्स में जो इस्लामिस्ट है वो कहीं ना कहीं स्पेशली विद दी हेल्प ऑफ पाकिस्तान, कहीं ना कहीं जो इंडिया है वहाँ पर पाकिस्तानी, सॉरी, इंडिया है वहाँ पर इस्लाम के जो लोग हैं या फिर जो नॉर्मली जो यूथ है उनका रेडिकलाइजेशन करते हुए मिल सकते हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वही जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लोकल मालदीवियन मीडिया है वो इंडिया के ऊपर बार बार जो है ऑब्जेक्शन लेता है कि जो इंडिया है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इसके अलावा तो एक आप इसे समझ सकते हो चैलेंजेस की, जो डिले करता है इंडिया अपने प्रोजेक्ट डिलीवरी में। जैसे हमारा ग्रेटर माले प्रोजेक्ट अभी हमने डिस्कस किया, तो उसकी जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है। तो अपने जो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इन्हें कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। इंडिया आउट कैंपेन वही है कि जो बेसिकली जो वहाँ के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो इंडिया है उसे बायकॉट किया जाए। इसके अलावा वे अहेड की अगर हम बात करें तो अपना जो प्रोजेक्ट है उन्हें डिले ना करें, टाइमली डिलीवर करें। एनहांस फाइनेंशियल एड की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिक्योरिटी में जैसे एंटी टेररिज्म हो गया या फिर ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो गया, वहाँ पे हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, क्योंकि वहाँ पर हमारा डायस्पोरा है तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस अच्छे से हो सकते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करें कि जो हमारे
नेबरहुड है उनके साथ हम रिलेशन अच्छे मैनेज करके रखें। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, अब यहाँ पर आपने देखा होगा मालदीव्स के साथ हमने क्या क्या देखा, चैलेंजेस देखे हमने, इसके अलावा हमने सिग्निफिकेंस देखा है हमारे लिए क्या है, और विजिट के आउटकम्स हमने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से कवर करोगे, तीनों चीज़ें। हाउ यू मेक नोट्स इज सिंपल, कि आपने जैसे अब मालदीव्स पढ़ा, इसको 3 में डिवाइड कर दो यार। चैलेंजेस हो गए, सिग्निफिकेंस हो गया, और जो हमारे कुछ अगर स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ अगर स्पेशल एग्रीमेंट्स हैं, तो वो आप मेंशन कर लो। अब यहाँ पर जो होगा कि वे फॉरवर्ड है, वो चैलेंजेस के बिल्कुल अपोजिट चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर कुछ स्पेशल दिखता है तो उसे आप मेंशन कर लो, अदरवाइज 3 हेडिंग में डिवाइड करो एंड देन कवर इट। कमिंग टू अ नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। तो इंडिया कनाडा रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर 3% लाई करता है। इनफैक्ट तो वो दिखाता है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे वहाँ पर इंडिया का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है, इंडियन डायस्पोरा का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है। इसके अलावा जो कल्चरल टाइज हैं वो हमें मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर इवन जो कनाडा है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, उनका इंडिया में हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे जो कनाडा है वो खालिस्तानीज़ को प्रमोट कर देता है कहीं ना कहीं, उसे लेकर इंडिया और कनाडा में डाइस्प्यूट देखने को मिलता है। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अभी आगे। तो अभी हुआ क्या है, इंडिया ने जो है 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को का जो एक्सपल्शन है उसे ऑर्डर कर दिया है। तो बेसिकली जो है उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इंडिया और कनाडा के, वो कहीं ना कहीं अभी आप बोल सकते हो हाल्ट पर आ गए हैं, कि अभी वो रुक गए हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब होता है, इसे लेकर एक कन्वेंशन भी है यूएन में। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो एक दूसरे कंट्री में सर्व कर रहे हैं, जैसे जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं जो कनाडा में सर्व कर रहे हैं, वहीं जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया में सर्व कर रहे हैं, उन अब अगर इंडिया के डिप्लोमेट जा रहे हैं कनाडा में, तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। बेसिकली उनके जो पर्सनल और जो ऑफिशियल और पर्सनल एक्शंस होंगे, उनके ऊपर उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी, यानी उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वियना कन्वेंशन 1961 जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पोजीशन की, तो ये हमारा कनाडा हो जाता है, ये हमारा यूएसए हो गया, ये हमारा अलास्का हो गया, यूएसए का ही पार्ट है। इधर हमारा डेनमार्क आ जाता है, तो एक बार आप इसे देखोगे, इधर हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नीचे करेबियन सी हो जाता है, ये हमारा मैक्सिको हो गया। इधर अटलांटिक ओशियन लगता है, इधर पैसिफिक लगता है, ऊपर हमारा आर्कटिक होता है, सबको पता है। तो ये एक बार आप देख लोगे कि कैसे क्या लोकेशन है। कमिंग टू रीजंस, कि जो रिसेंट फॉल आउट है वो क्यों हुआ है। इश्यू ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वही है कि जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट है उन्हें कहीं ना कहीं जो कनाडा है वो बूस्ट देता मिलता है। तो हमें लगता है कि जो इंडिया को लगता है कि जो इंडिया में जो खालिस्तानी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कनाडा से सपोर्ट मिलता है। इंडियन सोवरेनिटी वही खालिस्तानी इशू के कारण, इवन जो कनाडा है उसके सपोर्ट से जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे कि जो अनऑफिशियल रेफरेंडम कराया गया था इंडिपेंडेंट 6 स्टेट बनाने के लिए, तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी पर अटैक की तरह लिया गया, ये आप याद रख सकते हो अच्छे से। सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जांपल जो इंडिया है वो बार बार कनाडा से बोलता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें इंडिया में ट्रायल के लिए अगर भेजे तो वो नहीं भेज रहा। तो इस तरीके का जो कोऑपरेशन है वो हमें देखने को मिलता नहीं है। डिफंक्ट एग्रीमेंट्स, कि जो कुछ एक एग्रीमेंट्स हैं जो आगे बढ़ ही नहीं रहे, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि हम जब अलग अलग एरिया में कोऑपरेट करें, ट्रेड रिलेशन के साथ साथ हम जैसे अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हैं वहाँ पर भी अगर कोऑपरेट करते हैं, हम बेसिकली जो कोऑपरेशन का एरिया उसे बढ़ा देते हैं, तो उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें कोऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कि जो सिख कम्युनिटी है जो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो वोट बैंक का काम करती है कनाडा के लिए। तो उसे जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं वो वहाँ पर लिए जाते हैं। मतलब बेसिकली वो पॉलिटिक्स के कारण जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप के लिए, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन ओशियन रीजन को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर वो कहीं ना कहीं हमें सेम देखने को मिलता है कि दोनों एक फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस हमारे हैं जो कि अच्छे खासे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
कि जो इंडिया है कनाडा के लिए वो एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायस्पोरा हमें मोर देन 3% देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है हमारा कनाडा के साथ। डिफेंस में कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। डीआरडीओ जो है वो कनाडा की कुछ एक कंपनीज हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करता दिखता है। इसके अलावा वियना कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया इसे रेटिफाई करता है, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट डिप्लोमेटिक फॉलआउट, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा को अफेक्ट कर सकता है कि जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर जाते हैं उनके लिए वीज़ा में दिक्कतें आ सकती है, वीज़ा प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है तो जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं फॉल आउट देखने को मिल सकता है। ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं कनाडा से वो कम हो सकते हैं। अब ये जो 5 आई अलायंस है ये हमारी क्या है, आप एक बार समझ लो। ये जो अलायंस है हमारी, ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो आईबी से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, उसे शेयर करने के लिए वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका एक अलायंस है, तो इसे आप ये समझोगे। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और इंक्लूडिंग 5 आई अलायंस, उनका जो रिस्पॉन्स है इंडिया के टुवार्ड्स वो अच्छा नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टेप्स जो हम ले सकते हैं, बिल्कुल चैलेंजेस के अपोजिट चले जाएंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी करें, हम डिस्कशन से रिजल्ट निकालें। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें। इसके अलावा जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन है वो इम्प्रूव करें। टेररिज्म वगैरह पे है या फिर खालिस्तानी है, खालिस्तानी इशू बेसिकली बातचीत से सोल्व करा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक, उन्हें यूज़ करें। डायस्पोरा का यूज़ करें हम अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 5 आई अलायंस कि जो 5 आई अलायंस है वो हमारा मल्टीलेटरल इंटेलिजेंट शेयरिंग नेटवर्क है जो कि 20 डिफरेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करता है, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इनसे जो बिलोंग करती हैं। इन 5 कंट्रीज़ के बीच इन 5 कंट्रीज़ के बीच जो 20 एजेंसीज़ हैं उनके बीच में जो अलायंस है वो 5 आई अलायंस है, तो ये आप याद रखोगे। कमिंग टू एशियान, आई होप इट इज़ लास्ट वन। नो, इसके बाद ब्रिक्स हो रहा है, तो लेट्स सी हाउ मच लॉन्ग इट गोज। आई थिंक एशियान पे रोक देंगे। तो एशियान जो है बेसिकली एशियान ग्रुप में हमारी 10 कंट्रीज़ आती हैं। तो कैसे याद करोगे आप, इधर म्यांमार हो गया, देन इधर लाओस हो गया, उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, एंड देन इधर आ जाएगा मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद आ जाता है हमारा इधर ब्रूनेई, उसके बाद फिलीपींस। तो इस तरीके से आप याद करोगे। एक हमारा रह गया, कौन सा रह गया, इधर इंडोनेशिया आ जाता है। तो इस तरीके से आप याद करोगे, एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सर्कल बनाने की कोशिश करोगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था। तो कोऑपरेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हम बात करते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। ये बेसिकली वही हो गया कि ये जो साउथ एशिया वाला रीजन है, यहाँ पर हम रीजनल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो वो एशियान के साथ है। एस्टेब्लिश किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। इसके अलावा यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है उससे एक और जो ग्रुपिंग थी वो एस्टेब्लिश की गई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर ये दोनों चीज़ें साथ में दी हुई थी। इसके अलावा 10 मेंबर्स हैं, ये आप याद करोगे। 10 मेंबर्स प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग। जकार्ता इंडोनेशिया में इनका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखोगे। कमिंग टू अर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ एनुअली चेयर होती है, चेयर चेंज हो जाती है, मतलब जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बारी बारी से इसको चेयर करते हैं, ये आप याद रखोगे। एशियन फ्यूचर फोरम जो है वो क्या है, एक बार देख लो। अब ये बेसिकली क्या है कि ये सब वही मेंशन कर रखा है कि एशियन समिट होते हैं हमारे। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट है एक हमारे पास, एशियन रीजनल फोरम है जिसका इंडिया भी मेंबर है, ये आप याद रख लो। इसके अलावा एशियन फ्यूचर फोरम जो है इसका भी इंडिया मेंबर है। इसमें क्या है कि जो एशियन मेंबर स्टेट हैं, इसके अलावा जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनकी ये ग्रुपिंग हमें देखने को मिलती है। वियतनाम ने इसे प्रपोज किया था। इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू डेवलपमेंट्स की जो इंडिया एशियन रिलेशंस है उसमें हमें रिसेंट में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो एक जो है 10 पॉइंट प्लान आया हमारा। बेसिकली ये 10 पॉइंट प्लान क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है एशियन पर डायरेक्ट,
और अगर बाई चांस 10 पॉइंट प्लान डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें 10 एरियाज़ में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। वुमेन साइंटिस्ट के लिए हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म में हमें देखने को मिलता है। ट्रेड एग्रीमेंट है, साइबर पॉलिसी है, हेल्थ है, इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप एक्सपेंशन हो गया, या फिर डिजास्टर रिजिलियंस हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, क्लाइमेट रिजिलियंस हो गया। बेसिकली लगभग सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो तो भी आप बना के लिख सकते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे कुछ होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। अब ये डीपीआई क्या है बेसिकली, कि हमारी जो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उन्हें हम कैसे डिजिटली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम हेल्थ केयर में जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लेकर आए हैं, तो इस तरीके से जो है हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को हम एनहांस करने की बात करते हैं कि कैसे हम जो है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उन्हें ईजी बना सकते हैं। इसके अलावा वही है कि गुड्स को लेकर एग्रीमेंट, हमारा डिजिटल फ्यूचर को लेकर हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ कि जो ट्रैक 1.5 और 2 डिप्लोमेसी है क्या है। बेसिकली जो सबसे पहले समझो कि ट्रैक 1 क्या है। ट्रैक 1 में क्या होता है, हमारे जो ऑफिशियल्स के बेसिकली जो हमारे स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि जो हमारे लीडर्स हो गए, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उनके बीच में जब कोई बातचीत होती है उसे हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी बोलते हैं। ट्रैक 1.5 में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आएंगे, नॉन गवर्नमेंट जैसे कि हमारे एकेडमिक्स के एक्सपर्ट्स हो गए, या फिर जो हमारे एनजीओज़ के जो सोशल वर्कर्स हो गए, उनके बीच में जब हमें डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। ट्रैक 2 में जो आते हैं वो अनऑफिशियल चैनल हो जाता है। वहाँ पर केवल नॉन गवर्नमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में हमें डिप्लोमेसी, उनके बीच में बातचीत देखने को मिलती है। तो ये आप समझोगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में हमारा जो डायलॉग हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी में हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है एशियान का इंडिया के लिए, तो जो इंडिया है, एशियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कि हमारा मलेशिया के साथ है, म्यांमार के साथ है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने में हेल्प करता है। चाइना का इन्फ्लुएंस बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। जब भी हम साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर चाइना आएगा, इंडो पैसिफिक आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप याद करोगे। दैन टूरिज़्म और एजुकेशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेड रिलेशंस भी वहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो ये वाला जो एरिया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट मार्केट हो सकता है। तो ये आप समझोगे। इसके अलावा सॉफ्ट पावर वहाँ पे आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एरिया है वो बुद्धिज़्म से कनेक्ट होता है। मलक्का स्ट्रेट है तो वहाँ पर हमारे चोक पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट हो जाता है। तो ट्रेड वहाँ से जब होके गुजरेगा तो इसलिए हमारा वहाँ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे रिलेट कर करके पढ़ोगे। कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो वही है कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सेंट्रलिटी है कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग ग्रेट पावर राइवलरी की चाइना को बैलेंस करने में हेल्प करता है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स हैं, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंसर्न है कि अभी क्या हुआ है, जो इंडिया है उसने बाइलेटरल लेवल पर एंगेजमेंट शुरू किया है मल्टीलेटरल से हटकर। तो वो अपने जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो जो RCEP एग्रीमेंट था, RCEP बेसिकली किस किस के बीच में था, ये एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके जो FTA पार्टनर्स हैं, FTA यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वेट अ मिनट, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन कंट्रीज़ के साथ एशियान का होता है, तो वो सारे कंट्रीज़ और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट था RCEP, और इसमें से इंडिया ने अपना विड्रॉल कर लिया है। तो अब जो विड्रॉल कर लेता है इंडिया, तो कहीं ना कहीं
हमें देखने को मिलता है, जो इकोनॉमिक कंसर्न है वो वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता था हमें, ट्रेड डेफिसिट चलता था एशियान के साथ, इसीलिए इंडिया ने उसमें से वॉकआउट किया है RCEP में से। इसके अलावा मल्टीलेटरल एंगेजमेंट कम हो रहा है, बाइलेटरल बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस अब वो बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने BRI इनिशिएटिव देखा जो कि इधर से ही निकलता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर जो डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि कनेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता है इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया। इवन जैसे हमने पढ़ा था, जो माले प्रोजेक्ट था, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट, वो उसका डिलीवरी लेट हो रहा है, तो इस वजह से हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एशियन विद रिस्पेक्ट टू अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की किस किस के रिस्पेक्ट में देखें, तो इंडो पैसिफिक में एक हमारा आ जाता है क्वाड आ जाता है, देन एक हमारा साउथ एशियन कंट्रीज़ का सार्क आ जाता है, और एक हमारा आ जाता है बिम्स्टेक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वाड है उसके साथ क्या चल रहा है। तो जो क्वाड है, वेट अ मिनट। तो बेसिकली जो क्वाड है उसे देखा जाता है कि जो वो एक वेस्टर्न अलायंस है। पहली बात तो जो इंडिया है उसका US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो अलायंस है, और इसे कहीं ना कहीं हम एक साउथ एशियन नाटो के रूप में देखते हैं। मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, एशियन की जो सेंट्रलिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाता है। इसके अलावा एशियान के लिए मुश्किल हो जाता है अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना इस रीजन में, क्योंकि जो क्वाड है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसे कम कर देता है। इसके अलावा ज़ोपफान फ्रेमवर्क जो है हमारा, दैट इज़ एशियन मेंबर्स ने साइन किया था इसे, जोन ऑफ पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी। तो जो न्यूट्रलिटी है ये कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखती है, क्योंकि यहाँ पर एक बाहर की कोई कंट्री आके, वेस्टर्न कंट्री आके वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे, मेन यही है कि जो एशियन है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। सार्क की अगर हम बात करते हैं, तो एशियान जो है वहाँ पर हमें काफ़ी सारे एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं, ग्रोथ देखने को मिलता है, कोऑपरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो सार्क है वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बेसिकली आपने देखा भी होगा, लास्ट ईयर जो समिट था 2016 में, जो समिट था इस्लामाबाद में, वो इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पर अटैक्स हुए थे पाकिस्तान के द्वारा। तो वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का जो एंगल है उसकी वजह से कोऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो सार्क और एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेट करने में हमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। वे अहेड की अगर हम बात करें, तो 10 पॉइंट प्लान को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, जो हमारे एग्रीमेंट हैं, जो कोऑपरेशन है उसे हम बढ़ाएं। तो जो ये हमारा चल रहा था कि अभी तक कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, RCEP से हमने विड्रॉल कर लिया, तो उसे कहीं ना कहीं हम मैनेज करें अच्छे से। मैरीटाइम कोऑपरेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा काउंटर बैलेंस करें चाइना को, अपने कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दें बेसिकली, और जो हमारे डिलीवर करें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें टाइमली, जैसे हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, या फिर हमारा IMT हाईवे हो गया, दैट इज़ इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। तो अभी इतना ही कवर करते हैं। अब हमारा रहता है केवल ब्रिक्स, और देन हमारा रहता है जो ये न्यूज़ इन शॉर्ट्स वाला पोर्शन है, इसे फिर कवर करते हैं। सो लेट्स एंड इट हेयर ओनली एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। या